नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज वर्ष 2021 का अंतिम शुक्रवार है और अंतिम दिन भी। आज कार्यक्रम समकालीन लघु कथा स्वर्ण जयंती विमर्श की अंतिम प्रस्तुति के साथ समकालीन लघु कथा स्वर्ण जयंती आयोजन का समापन भी हो रहा है। ऐसे क्षण जीवन में बार बार नहीं आते। आप सबके साथ मुझे भी इन क्षणों का साक्षी बनने का अवसर मिला, ये मेरा परम सौभाग्य है। इस बृहत आयोजन के तहत अभिराम साहित्यिकी के 5 समकालीन लघु कथा स्वर्ण जयंती विशेषांकों, जिनमें से 5वां 14 फरवरी 2022 को प्रकाशित होगा, की श्रृंखला के परिश्रमपूर्ण कुशल संपादन के लिए अग्रज डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी के हम हृदय से आभारी हैं। स्वर्ण जयंती समकालीन लघु कथा प्रतियोगिता में प्रतिभागिता हेतु सभी 78 प्रतिभागियों और कुशल मूल्यांकन हेतु आदरणीय सर्वश्री रामेश्वर काम्बोज हिमांशु जी, मधुदीप जी, प्रोफेसर BL आक्षा जी, डॉक्टर जितेंद्र जीतू जी, श्री राकेश कुमार मिश्रा जी, डॉक्टर सुरेश पांडे सपन एवं सुश्री शिवांगी नायक जी के साथ समकालीन लघु कथा स्वर्ण जयंती सम्मान के सभी 15 नामांकित प्रतिभागियों और निर्णायक मंडल श्री भगीरथ परिहार जी, डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी, डॉक्टर सुरेश पांडे सपन जी के हम हृदय से आभारी हैं। YouTube चैनल अभिराम वाणी पर समकालीन लघु कथा स्वर्ण जयंती विमर्श के अंतर्गत अपने आलेख प्रस्तुत करने के लिए सभी प्रस्तुतकर्ताओं का भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। अभिराम वाणी पर समकालीन लघु कथा स्वर्ण जयंती पुस्तक चर्चा एवं स्वर्ण जयंती लघु कथाएं कार्यक्रमों में भी जिन मित्रों का सहयोग हमें प्राप्त हुआ, हम उन्हें भी हृदय से धन्यवाद देते हैं। और अंत में हम अपनी आयोजन टीम की सदस्य बहन संध्या तिवारी जी और ज्योत्सना कपिल जी को भी उनके अमूल्य सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम समकालीन लघु कथा स्वर्ण जयंती विमर्श की 12वीं और अंतिम प्रस्तुति। इस प्रस्तुति में शामिल है उमेश महादोशी यानी मेरा स्वयं का आलेख, जिसका विषय है समकालीन लघु कथा की रचना प्रक्रिया में नेपथ्य की निर्मिति, स्वरूप एवं महत्व। आलेख में विषय से जुड़े जिन प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा की गई है वे इस प्रकार हैं। लघु कथा में नेपथ्य है क्या? कुछ लघु कथाओं में नेपथ्य की उपस्थिति के उदाहरण देकर समझा सकें। दूसरा प्रश्न, नेपथ्य लघु कथा के किन तत्वों कथानक, वातावरण, कथ्य, संप्रेषण, कथा सौंदर्य आदि को और कैसे प्रभावित करता है? तीसरा प्रश्न, नेपथ्य का क्या लघु कथा की रचना प्रक्रिया से भी कोई संबंध होता है? चौथा प्रश्न, क्या नेपथ्य लघु कथा के विधागत स्वभाव यानी अन्य कथा विधाओं के सापेक्ष लघु कथा के रूपाकार की मौलिकता को निर्धारित करने में भी कोई भूमिका निभाता है? पांचवा प्रश्न, क्या नेपथ्य लघु कथा के अन्य कथा विधाओं से भिन्नता का आधार भी बनता है? छठा प्रश्न, आपकी दृष्टि में नेपथ्य निर्मिति की क्या कोई प्रक्रिया हो सकती है? और सातवां प्रश्न, इन बिंदुओं के अतिरिक्त नेपथ्य संबंधी किसी अन्य बिंदु को आप महत्वपूर्ण समझते हो तो प्रकाश डालिए। मित्रों, इन प्रश्नों के संदर्भ में प्रस्तुत है मेरा आलेख, जिसका विषय है समकालीन लघु कथा की रचना प्रक्रिया में नेपथ्य की निर्मिति, स्वरूप एवं महत्व। नेपथ्य मूलतः नाटक से जुड़ी अवधारणा है, जिसका शाब्दिक अर्थ रंगमंच के पीछे के उस भाग का सूचक होता है जहां पात्रों की नाटक से जुड़ी तैयारियां संपन्न होती हैं, किंतु इसका व्यवहारिक निहितार्थ व्यापक होता है। रंगमंच पर हमें जो कुछ प्रत्यक्षतः अभिनीत होता दिखाई देता है, जो कुछ संप्रेषित होता है, उसके पीछे अनेक गतिविधियां होती हैं। इनमें मंचन से जुड़ी तैयारियां, दर्शकों के दृष्टिगत व्यापक चिंतन और दिशा निर्देश जैसा बहुत कुछ होता है।
दर्शकों को जो प्रत्यक्ष चीजें प्रभावित करती हैं उनके संदर्भ में दर्शक पीछे की तैयारियों और गतिविधियों के बारे में भी अनुमान लगाता है, चीजों और संकेतों को समझने का प्रयास करता है। ये अनुमान और समझ अभिनय के प्रभाव संप्रेषण को बहुधा बढ़ाते हैं। एक तरह से नेपथ्य के घटनाक्रम रंगमंच पर चल रहे अभिनय में ध्वनित और दर्शकों से कनेक्ट हो रहे होते हैं। ये ध्वनित होने वाली चीजें दर्शक को जितना अधिक प्रभावित करती हैं, नाटक उतना ही अधिक सफल होता है। इसके विपरीत भी हो सकता है। इसका सीधा अर्थ है कि नाटक का संप्रेषित प्रभाव नेपथ्य से प्रभावित होता है। जहां तक लघुकथा में नेपथ्य की बात है, बेशक यहां भी नेपथ्य की अवधारणा नाटक जैसी ही है, किंतु एक पठनीय रचना के कारण इसका उपयोग थोड़ा भिन्न तरह से होता है। लघुकथा में नेपथ्य के संदर्भ को समझने की दृष्टि से वरिष्ठ लघुकथाकार समालोचक डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी का आलेख लघुकथा में नेपथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आलेख पड़ाव और पड़ताल श्रृंखला के खंड 17 एवं अभिराम साहित्यिकी के जुलाई-सितंबर 2017 अंक में प्रकाशित हुआ है। इस आलेख में उन्होंने लिखा है, नेपथ्य वह वातायन है जिसे लेखक अपनी रचना में तैयार करता है और पाठक को विवश करता है कि वह उसमें झांके और रचना के भीतर के व्यापक और गहरे संसार को जाने। मेरी दृष्टि में इन शब्दों का निहितार्थ यह है कि एक कथा रचना की सर्जना में भाषा एवं शैलीगत प्रयोग से एक ऐसा स्पेस तैयार होता है जहां शब्दों के बेनिहितार्थ निर्मित एवं ध्वनित हो सकते हैं, जिन्हें प्रत्यक्षतः शब्दांकित नहीं किया जाता है, किंतु वे रचना या उसके अवयवों या संबंधित संदर्भों के मूल भाव के वाहक होते हैं। लघुकथा का अध्ययन करते हुए जहां तक मैं समझ पाया हूं, नेपथ्य की ध्वनियां न तो फ्लैशबैक यानी पूर्व दृश्य का वर्णन या स्मरण है, न ही बिंबों के ध्वन्यार्थ। पूर्व दृश्य से जुड़ी घटनाओं, तथ्यों एवं कथनों का रचना में वर्णन निषिद्ध नहीं है, जबकि प्रायः नेपथ्य की गतिविधियों एवं उनकी ध्वनियों का वर्णन नहीं किया जाता। वे अनकहे रूप में ही संप्रेषित होती हैं और उनका माध्यम सांकेतिकता होती है। सामान्यतः बिंब भी प्रत्यक्षतः शब्दांकित होते हैं और उनके ध्वन्यार्थों का संबंध शब्द शक्ति से होता है। इसका यह अर्थ भी नहीं है कि पूर्व दृश्य और बिंब नेपथ्य में झांकने के लिए पाठक को विवश नहीं कर सकते। यदि उनकी सांकेतिकता प्रत्यक्षतः अनकहे कथ्य, तथ्य या दृश्य को ध्वनित करती है, तो निश्चित रूप से पाठक नेपथ्य में झांकने को विवश होगा। आशय यह है कि नेपथ्य, पूर्व दृश्य एवं बिंब तीनों अलग अलग अवधारणाएं हैं और तीनों की ही अपनी अपनी भूमिका है। थोड़ा आसान शब्दों में यह कहना प्रासंगिक होगा कि जब लघुकथा से ऐसे अंत की अपेक्षा की जाती है कि पाठक कुछ सोचने के लिए विवश हो, तो इस अपेक्षा का संकेत भी नेपथ्य के प्रयोग की ओर ही होता है। निसंदेह नेपथ्य वर्णन और संवाद की अपेक्षा सांकेतिकता का अनुगामी है। जहां तक ऐसी लघुकथाओं जिनमें नेपथ्य का प्रभावशाली प्रयोग किया गया हो की चर्चा का प्रश्न है, निसंदेह अनेक ऐसी लघुकथाएं देखी जा सकती हैं। हाँ, एक अवधारणा के तौर पर लघुकथा में नेपथ्य के प्रयोग को लेकर चर्चा बहुत कम हुई है और अधिकांश लघुकथाकार इससे परिचित और जागरूक भी नहीं हैं। इसलिए एक तकनीक की तरह इसका प्रयोग बहुत अधिक नहीं हुआ है। चूंकि लघुकथा अपनी प्रकृति में भी नेपथ्य को सहेजती है, इसलिए अधिकांश लघुकथाओं का कुछ न कुछ अपना नेपथ्य अवश्य होता है, जहां से कथ्य या कथ्य का विस्तार अपनी ओर आकर्षित करता है। हम यह भी कह सकते हैं कि लघुकथा में नेपथ्य के दो रूप मिलते हैं। पहला लघुकथा की प्रकृति में निहित और दूसरा रचना की तकनीक के रूप में प्रयुक्त। नेपथ्य के तकनीक के रूप में प्रयोग के पीछे कथानक को विस्तार से बचाने, कुछ पात्रों या उनकी गतिविधियों से होने वाले विस्तार को रोकना, कथा सौंदर्य में वृद्धि करना, कथा और उसके संप्रेषण के संवेग को बढ़ाना आदि जैसा लघुकथाकार का विशेष उद्देश्य हो सकता है।
यहाँ हम डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी की दृष्टि का अवलोकन भी कर लेते हैं। उन्होंने अपने आलेख के आरंभ में कहा है, लघु कथा, कहानी और उपन्यास की प्रकृति और चरित्र में इनके नेपथ्य के कारण भी आकारगत अंतर आता है। उन्होंने उपन्यास के नेपथ्य को नगण्य, कहानी के नेपथ्य को उपन्यास की तुलना में कुछ अधिक गहरा और विस्तृत तथा लघु कथा के नेपथ्य को कहानी की तुलना में बहुत अधिक विस्तृत और गहरा बताया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि प्रत्येक कथा रचना का कुछ न कुछ नेपथ्य अवश्य होता है। डॉक्टर बलराम अग्रवाल ने आगे एक और बात कही है। दरअसल घटनाओं और स्थितियों का यह प्रस्फुटन लघु कथा के नेपथ्य में उतरे उसके पाठक के मन मस्तिष्क में होने वाली निरंतर प्रक्रिया है। अगर कोई रचना जो इस प्रक्रिया को जन्म देने में अक्षम है, वह निसंदेह अच्छी रचना नहीं हो सकती। स्पष्ट है कि सभी लघु कथा रचनाओं में यद्यपि नेपथ्य का होना आवश्यक नहीं है, किंतु नेपथ्य लघु कथा का प्रभाव बढ़ाता है। इसकी अनुपस्थिति में लघु कथा बहुत प्रभावशाली नहीं हो सकती। एक तकनीक की तरह नेपथ्य के प्रयोग के बारे में प्रत्यक्षतः उन्होंने कुछ नहीं कहा है, किंतु उपन्यास के नगण्य, कहानी के कम गहरे एवं कम विस्तृत और लघु कथा के अधिक गहरे और अधिक विस्तृत नेपथ्य के जो प्रमुख कारण उन्होंने गिनाए हैं, मेरी दृष्टि में वे इस बात का संकेत हैं कि नेपथ्य सोद्देश्य हो सकता है। विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला प्रयोग रचना तकनीक के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी की अनेक लघु कथाएं अपनी प्रकृति में नेपथ्य को सहेजे हुए हैं। उनकी लघु कथा दीवार की चुनौती के नेपथ्य से प्रश्न गूंजता है, क्या वाकई दीवारों के कान होते हैं? यहां कथ्य के ध्वन्यार्थ को विस्तार मिलता है। लघु कथा में जो कुछ कहा गया है उसकी वास्तविकता ये है कि मनुष्य की अपनी ही स्वभावगत कमजोरियां तमाम सूक्ष्मतम सावधानियों की दीवारों को भेद कर बाहरी दुनिया में उसके तमाम राज विभिन्न गंध रूप में फैला देती हैं। बात मनुष्य के साहसी और पारदर्शी बनने की है। कानों और जुबानों के मध्य पर्दे कभी भी ध्वनि और उसकी गंध को फैलने से नहीं रोक सकते। उनकी एक अन्य लघु कथा लगाव के नेपथ्य में कथ्य का विस्तार ही नहीं, उसका घनीभूत होना भी शामिल है। वृद्धावस्था में जीवन साथी की उपस्थिति का कोई विकल्प नहीं होता। बच्चों का अपरिमित सेवा भाव और लगाव भी उस कमी को पूरा नहीं कर सकता। इस बात का एहसास व्यक्ति को उसके विछोह के बाद अनेक गुना अधिक होता है। कई बार तो बच्चों का अधिक सेवा भाव इस एहसास को जीने में बाधक बनने लगता है। लघु कथा लगाव में बाबूजी की आवश्यकता मसनद नहीं, अपितु पुरानी मसनद में बसी उनकी स्वर्गीय पत्नी की स्मृतियां हैं। वो मसनद पत्नी की स्मृतियों और उससे जनित पीड़ा को सहेजने का सहारा है। उनकी पीड़ा वो पीड़ा नहीं है जिससे बहू बेटा अपनी सेवा और देखभाल से दूर कर सके। मसनद को हृदय से लगाकर उन्हें सुकून मिलता है। उन्हें लगता है जैसे उनकी पत्नी उनके पास है। शराफत अली खान की लघु कथा बेकौन का अंतर नेपथ्य में दंगाइयों के वास्तविक चरित्र को सामने रखता है। दंगाई न हिंदू होते हैं न मुस्लिम। वे वास्तव में राजनीतिक लोग होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए भाड़े के लोगों से हिंदू मुस्लिम दोनों का कत्ल करवाते हैं। हिंदू सोचता है कि उसका कत्ल मुसलमानों ने किया है और मुस्लिम सोचता है कि उसका कत्ल हिंदुओं ने किया है। दूसरी तरह से हम कह सकते हैं कि मुस्लिम का कत्ल करता हिंदू, हिंदू होकर भी हिंदू नहीं होता और हिंदू का कत्ल करता मुस्लिम, मुस्लिम होकर भी मुस्लिम नहीं होता। कत्ल करते ये दोनों ही चंद नोटों के साथ भावनात्मकता और धर्मांधता की खुराक देकर खरीदे गए पेशेवर होते हैं। हमारा बौद्धिक वर्ग इन दंगाइयों को पहचान कर भी नहीं पहचानता। पाठक रूपी जनता से इन्हें पहचानने की अपील करता हुआ लेखक राजनीतिज्ञ और बुद्धिजीवी दोनों से निराश दिखाई। वरिष्ठ पीढ़ी के अनेक लघु कथाकारों की लघु कथाओं में नेपथ्य के ध्वन्यार्थ उनके कथ्यों को विस्तार और सघनता प्रदान कर उन्हें सहज और त्वरित संप्रेषणीय बनाते हैं। भगीरथ परिहार की एकांत, सुकेश साहनी की लघु कथा अवतार, चित्रा मुदगल की दूध, सतीश राज पुष्करणा की बदलते समय के साथ,
सूर्यकांत नागर की घायल की गति घायल जाने, मधुदीप की निदान, रामेश्वर काम्बोज हिमांशु की नवजन्मा, अशोक भाटिया की समय की जंजीरें, प्रताप सिंह सोढ़ी की खामोश चीखें, विभा रश्मि की बिट्टी, सुभाष नीरव की गुडुप, सतीश राठी की कंसल्टेंसी, प्रबोध कुमार गोविल की गमक, माधव नागदा की परिवार की लाडली, श्याम सुंदर अग्रवाल की बुजुर्ग रिक्शेवाला, श्याम सुंदर दीप्ति की दर्दकाल 4, आशा शैली की एक बड़ा सच इत्यादि अनेक लघुकथाओं को इस दृष्टि से देखा जा सकता है। यहाँ नई पीढ़ी के लघु कथाकारों की कुछ लघुकथाओं की चर्चा लघु कथा की प्रकृति में निहित नेपथ्य के उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत है। संध्या तिवारी की रचना लेकिन मैं सिर्फ कहां के शीर्षक की सांकेतिकता के माध्यम से नेपथ्य में प्रभावी स्त्री प्रतिरोध को देखा जा सकता है। क्षमा सिसोदिया की रचना ईमानदारी के नेपथ्य में भ्रष्टाचार और बेईमानी के पीछे पूरे परिवार और परिवार के किसी व्यक्ति की अनियंत्रित आवश्यकताओं की बड़ी भूमिका होने के सत्य को देखा जा सकता है। व्यक्ति यदि अपनी आय से अधिक खर्च न करने के संस्कार ग्रहण कर ले तो ईमानदारी की कमाई में भी गुजारा कर सकता है। दुर्भाग्य से हमारे समाज में व्यक्ति को उसके खर्चों और संसाधनों से पहचाना जाता है। उन खर्चों और संसाधनों के लिए धन कहां से आता है इस बारे में न तो कोई सोचता है, न ही गलत तौर तरीकों के लिए किसी को बहिष्कृत किया जाता है। इसके बावजूद कुछ लोग हैं जो अपने संस्कारों और सिद्धांतों के लिए ईमानदारी के सहारे ही जीवन जीते और संतुष्ट रहते हैं। रामकरण की लघुकथा चाह के नेपथ्य में बच्चों के प्रति माता पिता के अत्यंत समझदारी और संयमित व्यवहार की अपेक्षा को देखा जा सकता है। बच्चे अपने परिवेश से बहुत कुछ सीखते हैं, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। चूंकि उन्हें अच्छे बुरे की समझ नहीं होती है, इसलिए माता पिता की ही जिम्मेवारी बनती है कि वे उन्हें परिवेश के प्रतिकूल प्रभावों से बचाएं। संतोष रुपेकर की लघुकथा गंभीर होती हंसी के नेपथ्य में एक महत्वपूर्ण संदेश सुना जा सकता है। कानूनन गलत होने पर भी हमारे समाज में बाल श्रम की समस्या एक गंभीर यथार्थ है और उसका कोई सम्मानजनक हल हमें सूझ नहीं रहा है। जिन बच्चों को हम चाय के खोखों और ढाबा जैसी जगहों पर काम करते देखते हैं, वे किन हालातों में जी रहे हैं और काम कर रहे हैं हम नहीं जानते। जबकि एक बड़ा सत्य यह है कि वे अपने घरों परिवारों के खेवनहार होते हैं, परिवार के सबसे बुजुर्ग की भूमिका निभा रहे होते हैं। इन ढाबों और चाय के खोखों पर इन बच्चों से व्यवहार का प्रश्न हो या बाल समस्या से निपटने के तौर तरीकों का, इन बच्चों की आय को देखने की बजाय इनकी भूमिका का सम्मान होना चाहिए। ज्योत्सना कपिल की रचना मुफ्त शिविर के नेपथ्य में चिकित्सा पेशे से जुड़े पेशेवरों की मुफ्त शिविर के नाम पर गरीबों के साथ की जा रही धोखाधड़ी का दृश्य उभरता है। ये पेशेवर लोग किस तरह गैंगस्टरों की तरह काम करते हैं, इसे बखूबी समझा जा सकता है। हमारे समाज की एक बड़ी समस्या है युवा लड़कियों को देखकर मन चले लड़कों का अनियंत्रित हो उठना। ऐसी स्थिति में सामान्यतः लड़कियां बचाव की मुद्रा में आ जाती हैं, किंतु थोड़े साहस और आत्मबल के साथ यदि जैसे को तैसा जवाब दे दिया जाए तो समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। यह साहस और आत्मबल तब और आवश्यक हो जाता है जब लड़कियों को किसी ऐसे कार्य क्षेत्र में जिम्मेवारी संभालनी पड़े जिस पर पुरुषों का आधिपत्य रहा हो। चूंकि आज लड़कियों को अनेक नए नए क्षेत्रों में काम करने के अवसर मिल रहे हैं, उन्हें यह साहस और आत्मबल जुटाना ही होगा। कुमार संभव जोशी की लघुकथा जेंडर के नेपथ्य में इस आवाज को सुना जा सकता है। सामान्यतः भाई की कलाई पर राखी बांधकर बहनें भाइयों से अपनी रक्षा का वचन लेती रही हैं, किंतु रक्षा का वचन क्यों? शायद इसलिए कि बहनें अपनी रक्षा कर पाने में स्वयं को असमर्थ और भाई को समर्थ पाती हैं। असमर्थ भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी रक्षा का वचन देने के बारे में हमारे समाज में किसी बहन ने शायद ही सोचा हो, किंतु सोचा जाना चाहिए। असमर्थ की रक्षा का दायित्व निकटतम सामर्थ्यवान रिश्तेदारों को लेना चाहिए। रजनीश दीक्षित की लघुकथा जिज्जी की राखी के नेपथ्य में यही स्थापना सिर उठा रही है। दीना की गरीबी और चना अच्छा होने की सांकेतिकता से बहन का सामर्थ्यवान होना भी नेपथ्य से ध्वनित होता है।
इस कथा में बहन का 4 दिन पहले ही राखी बांधने आ जाने की सोदिशता भी भाई की गरीबी और उस पर मौसम की मार की प्रतीकात्मकता के माध्यम से नेपथ्य से ध्वनित हो रही है। चूंकि बहन टेम्पो से जाने की बात कर रही है, निश्चित रूप से वह समीपस्थ गांव कस्बे में ही रहती होगी और भाई पर मौसम की मार से परिचित रही होगी। स्पष्टतः बहन नहीं चाहती कि रक्षाबंधन वाले दिन जब उसका अपना परिवार उत्सव मना रहा हो, तब उसका भाई झोंपड़ी के नष्ट होने के शोक में डूबा हो। एक और उदाहरण डॉक्टर उपमा शर्मा की लघुकथा विडंबना का। मानव जीवन में विकास का सूचकांक बढ़ने के साथ वृद्धावस्था में बच्चों के दूर चले जाने से जनित एकाकीपन की पीड़ा और संपन्नता, आर्थिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता के बावजूद बहुत बार अंतिम समय पर अनाथों जैसी मृत्यु के लिए विवश होने का सत्य भयावह रूप लेता जा रहा है। यह भयावहता मनुष्य के जीवन के प्रति स्वाभाविक लगाव के लिए खतरा बन सकती है। यही सत्य लघुकथा विडंबना के नेपथ्य में झांकने के लिए पाठक को विवश करता है। संगीता गांधी की लघुकथा सूरज से छनती किरण के नेपथ्य में नए उदित सूरज से छनकर आती हुई किरण का विस्तार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। शिक्षा का महत्व और सरकारी योजनाओं के लाभ से गरीबों के बच्चे, विशेषतः लड़कियां, सुहाने सपने न केवल देखने लगी हैं, उन्हें पूरा भी करने लगी हैं। सभी गरीबों के सपने भले न पूरे हो रहे हों, किंतु अनेक गरीबों के बच्चे उच्च शिक्षा पाकर अच्छे पैकेज वाले रोजगारों तक अपनी पहुंच बना रहे हैं। जिन धनाढ्य या खाते पीते घरों में गरीबों के बच्चे काम करते हैं, वे लोग इन बच्चों के सपनों को पूरा करने में थोड़ा सहयोग करें तो इनकी राह आसान हो सकती है, किंतु बहुधा ऐसा होता नहीं है। तब भी स्वाभिमान, परिश्रम और साहस के बल पर कई बच्चे आगे बढ़ते हैं। सपना चंद्रा की लघुकथा कोहरा की प्रतीकात्मकता के मध्य नेपथ्य से समाज का वो सत्य झांक रहा है जिसे हर सांप्रदायिक दंगे के बाद देखा जाता है। जीवन की आवश्यकताएं सांप्रदायिकता पर मनुष्यता को विजयी बना देती हैं, किंतु दोनों वर्गों के सामान्य जन इस सत्य को नहीं समझ पाते कि स्वार्थी तत्वों के उकसाने में वे आपस में चाहे जिस सीमा तक जाकर लड़ लें, किंतु उनका जीवन अंततः पारस्परिक सौहार्द से ही आगे बढ़ना है। फौरी तौर पर उकसाने वाले नेता हमें चाहे जितने लालच दे लें, स्थायी जीवन के लिए हमें वे कुछ नहीं दे सकते। तकनीक के तौर पर नेपथ्य के उदाहरणों के रूप में अंतरा करबड़े की लघुकथा ममता और उमेश महादोशी यानी मेरी लघुकथा मृत्युंजय मंत्र को देखा जा सकता है। अंतरा जी की लघुकथा में कथ्य के विस्तार के साथ सपोर्टिंग तथ्य, जो लघुकथा में शैलीगत तकनीक का सूचक है, को नेपथ्य से उभरता देखा जा सकता है। कथा का कथ्य प्राची की मां के शब्दों में ध्वनित होता है। बच्चों की गतिविधियों से घबराने और परेशान होने की बजाय जब तक संभव है उसका आनंद लेना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे वे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे, हमसे दूर होते चले जाएंगे। तब हमारे लिए उनसे जनित सुख प्राप्त करना संभव नहीं होगा। इस कथ्य को विस्तार और सघनता प्रदान करने वाला तथ्य मां की वह पीड़ा है जो 10 वर्ष पूर्व बेटे के विदेश चले जाने और फिर वापस न लौटने से मां के हृदय को दग्ध कर रही है। इस घटना को लेखिका ने विदेश गए बेटे की तस्वीर और उसकी ओर मां के देखने की सांकेतिकता से दर्शाया है, किंतु नेपथ्य से पूरी घटना और उससे जनित पीड़ा स्पष्टतः ध्वनित हो रही है। मेरी अपनी लघुकथा मृत्युंजय मंत्र जिस कथन के साथ समाप्त होती है, उसका विस्तार उससे भी आगे तक है। कथा आवासीय आवश्यकताओं के लिए वृक्षों के कटान से जुड़ी है और उसका संदेश ये है कि आवासीय और दूसरी आवश्यकताओं के लिए वृक्षों के कटान को रोकना भले मुश्किल है, किंतु हम सब अपने घरों और कार्यस्थलों पर उस कटान के एवज में एक एक या दो दो वृक्ष तो लगा ही सकते हैं। घर बनाते समय जैसे हम आस्था एवं व्यवहार से जुड़ी आवश्यकताओं जैसे मंदिर, ड्राइंग रूम आदि के लिए स्पेस की व्यवस्था करते हैं, एक वृक्ष के लिए भी हमें सोचना चाहिए। जहां तक कथ्य और कथा के विस्तार की बात है, जैसे मनुष्य, पशु पक्षी सभी के जीवन के लिए अनुकूलन की आवश्यकता होती है, वैसे ही वातावरण को भी सामान्य रहने के लिए अनुकूलन की आवश्यकता होती है। जिस जगह 200 वृक्षों का बाग होगा,
बाग पूरी तरह काटकर उस स्थान को वृक्षहीन कर दिए जाने पर उस जगह के वातावरण की क्या स्थिति होगी, कोई भी समझदार व्यक्ति समझ सकता है। ऐसे वातावरण में जीवन भी बहुत मुश्किल होता है। इस पर विजय पाने का एक ही मंत्र है, वृक्षारोपण। लघु कथा के विस्तार को मैंने 200 पेड़ों के हरे भरे बाग की सांकेतिकता से आबद्ध किया है। मैं समझता हूं पाठक की दृष्टि से पूरी कथा के संप्रेषण में कोई बाधा नहीं है। नेपथ्य की भूमिका लघु कथा के कथ्य को विस्तार देने, प्रभाव बढ़ाने और उसकी अनुभूति की सघनता बढ़ाने तक सीमित नहीं है। जैसा कि मैंने ऊपर भी कहा है, नेपथ्य का उपयोग लघु कथा के किसी अवयव को प्रभावित करने के संदर्भ में हो सकता है, किंतु इस प्रभाव को जानने से पूर्व हमें नेपथ्य के उपयोग यानी रचना में उसके द्वारा संपन्न कार्यों को समझना होगा। जब किसी रचना की कुछ चीजें नेपथ्य से ध्वनित होती हैं, तो स्वाभाविक रूप से रचना के लिखित रूप में उनके वर्णन एवं शब्दांकित प्रस्तुति की आवश्यकता नहीं रहती या बहुत कम रह जाती है। स्पष्ट है कि रचना के आकार से जुड़ी चीजों में संक्षिप्तता, कसावट और तार्किकता आएगी। कसावट और तार्किकता के कारण संप्रेषणीय अवयवों के प्रभाव में वृद्धि होती है और संप्रेषण की गति में भी तीव्रता आती है। नेपथ्य को सृजित करने में लेखक को शब्द रचना में तार्किकता के साथ तात्विक विन्यास में बदलाव करना पड़ सकता है, जिसका परिणाम रचना में कलात्मकता एवं सौंदर्य बोध को प्रभावित करने के रूप में दिखाई पड़ सकता है। हम कह सकते हैं कि नेपथ्य के उपयोग से लघु कथा के कथानक एवं वातावरण में तार्किक संक्षिप्तता और कसावट आती है। अंतरा करवड़े की ममता और उमेश महादोशी की लघु कथा मृत्युंजय मंत्र दोनों में इसे देखा जा सकता है। दूसरी बात, कथ्य और अनुभूति का प्रभाव और संप्रेषण की स्पष्टता और तीव्रता बढ़ती है। डॉक्टर बलराम अग्रवाल की लगाव और रामेश्वर काम्बोज हिमांशु जी की लघु कथा नवजन्मा जैसी लघु कथाओं में इसे देखा जा सकता है। लघु कथा में मारकता लाने का यह एक महत्वपूर्ण माध्यम है। कथा सौंदर्य में वृद्धि की संभावना भी रहती है। डॉक्टर बलराम अग्रवाल की लघु कथा तुम्हारी आंखों में बेइंतहा कशिश है कि नेपथ्य से बेटे के चेहरे पर उसके अंतर्मन के उभरते भावों की अनुभूति और उस पर पड़ती पति के पूर्व सानिध्य से जुड़ी प्रेमाशक्ति स्मृतियों की घनीभूत छाया एक अनूठे सौंदर्य बोध का एहसास जगाती है। जैसा कि ऊपर कहा गया है और डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी भी मानते हैं कि अधिकांश लघु कथाओं का अपना नेपथ्य होता है और यह लघु कथा की प्रकृति से जुड़ा होता है। इसलिए मानना होगा कि यह लघु कथा की रचना प्रक्रिया से भी जुड़ा है। किसी रचना की प्रकृति से जुड़ी चीज उसकी रचना प्रक्रिया से विलग नहीं हो सकती। जब डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी नेपथ्य की गतिविधियों, घटनाओं और स्थितियों के प्रस्फुटन से रहित रचना की सफलता पर प्रश्न करते हैं, तो इसका आशय भी नेपथ्य के लघु कथा की रचना प्रक्रिया से जुड़ा होना है। जिन क्षणों में कोई लघु कथा अपना रूपाकार ग्रहण कर रही होती है, सामान्यतः उन्हीं क्षणों में उसके नेपथ्य का रचाव भी होता है। यहां मुझे यह स्पष्ट करना आवश्यक लगता है कि बहुत सारे लघु कथाकार मित्र नेपथ्य की अवधारणा से परिचित न होने या उसके बारे में जागरूक न होने के बावजूद अपनी लघु कथा की रचना प्रक्रिया के दौरान नेपथ्य की निर्मिति कथ्य संप्रेषण की विस्तारित अवधारणा के तहत अनिवार्यतः करते हैं, तो कुछ मित्र इसकी अवहेलना करके निकल जाते हैं। एक और बात, यदि रचनाकार किसी विशेष उद्देश्य से एक तकनीक की तरह नेपथ्य का उपयोग करता है, तो रचना को शब्दांकित कर लेने के बाद रचना के परिष्कार या परिवर्धन के दौरान भी ऐसा कर सकता है। हो सकता है कि कुछ मित्र इसे रचनाकार द्वारा रचना प्रक्रिया में हस्तक्षेप माने, किंतु इसमें गलत कुछ नहीं है। कोई भी विधा अपने विधागत स्वभाव के कारण अन्य विधाओं से भिन्न और मौलिक होती है। विधागत स्वभाव उन विशिष्टताओं से बनता है जो उस विधा की रचनाओं को एक अलग पहचान देती हैं। लघु कथा जीवन से जुड़े उन विशिष्ट व्यवहार बिंदुओं से प्रेरित होती है जो वैयक्तिक और सामूहिक यानी सामाजिक दोनों रूपों में जीवन को भिन्न भिन्न तरह से अपने अपने स्तर पर प्रभावित करते हैं। लघु कथा की विधागत मौलिकता की नींव यहीं पर पड़ती है।
प्रेरक बिंदु से रूपाकार ग्रहण करके एक सार्थक रचना बनने तक तत्वों और अन्य अवयवों के प्रक्रियागत योगदान सहित लघु कथा की रचना प्रक्रिया अन्य कथा विधाओं से अलग होती है। जैसे अपनी तीक्ष्णता में अनुभूति की प्रकृति, संवेदना की गहनता और संप्रेषण की त्वरित गति लघु कथा में बहुत अलग तरह से आती है। लघु कथा में कथ्य एवं भाषा की प्रकृति भी कहानी और उपन्यास से अलग तरह की होती है। नेपथ्य का प्रभावी उपयोग भी जितना लघु कथा में संभव है उतना अन्य कथा विधाओं में नहीं। डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी ने भी अपने आलेख में नेपथ्य के आधार पर उपन्यास, कहानी और लघु कथा में अंतर को स्पष्ट करते हुए यही बात कही है। चूंकि लघु कथा में बहुत कुछ शब्दांकित न होकर नेपथ्य के माध्यम से सांकेतिक या आभासी रूप में संप्रेषित हो जाता है, इसलिए नेपथ्य अपनी ही तरह से लघु कथा में कसावट और प्रभाव में वृद्धि का कारण बनता है। लघु कथा के विधागत स्वभाव का हेतु भी यही होता है। नेपथ्य के आधार पर विभिन्न कथा विधाओं में अंतर की जो अवधारणा डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी ने अपने आलेख में प्रस्तुत की है उसे मैं महत्वपूर्ण मानता हूं, किंतु उन्होंने आगाह भी किया है कि लघु कथा का नेपथ्य किसी अंधकूप सरीखा नहीं होना चाहिए कि उसमें से अपेक्षित ध्वन्यार्थ पाठक तक पहुंच ही न सके। इसके लिए उन्होंने लघु कथा में प्रस्तुत कथा और उसके नेपथ्य में आनुपातिक संतुलन आवश्यक बताया है। कथा का गला घोंटकर नेपथ्य की निर्मिति लघु कथा और उसके पाठक के मध्य दीवार बन सकती है। निश्चित रूप से इसी कारण उन्होंने कौंध कथाओं एवं विलक्षण बाकी कथाओं के नाम पर रची जा रही रचनाओं को लघु कथा की कसौटी पर खरा नहीं माना है और लघु कथा को कथात्मक बनाए रखने पर जोर दिया है। यदि कथा के मात्र 2-4% अंश को प्रस्तुत करके शेष प्रमुख अंश को नेपथ्य में ले जाएंगे तो ऐसा नेपथ्य अंधकूप सरीखा हो जाएगा और पाठक के लिए उसे न केवल समझना कठिन होगा, उसकी अभिरुचि भी ऐसी रचनाओं के प्रति समाप्त हो सकती है। मैंने देखा है कि कई लघु कथाकार न तो लघु कथा में नेपथ्य की अवधारणा से परिचित हैं और न ही इस बात से कि नेपथ्य की निर्मिति कैसे होती है। नेपथ्य की अवधारणा तो ऊपर की चर्चा से स्पष्ट हो जानी चाहिए। हम नेपथ्य की निर्मिति पर बात करते हैं। लघु कथा और उसकी रचना प्रक्रिया में कुछ बातों पर गौर कीजिए। लघु कथा जीवन से जुड़े विशिष्ट व्यवहार बिंदुओं यानी क्षणों से प्रेरित होती है और उसका उद्देश्य इन विशिष्ट व्यवहार बिंदुओं से जनित और प्रेरित कथ्यों एवं अनुभूतियों को सहृदय पाठक श्रोता तक प्रभावी रूप में संप्रेषित करना होता है, ताकि मानव जीवन की अद्यतन निरंतरता के लिए उसके विद्यमान यथार्थ के ध्वन्यार्थों के प्रति चेताया जा सके। लघु कथा का लघुआकार का बीज जीवन से जुड़े विशिष्ट व्यवहार बिंदुओं से प्रेरित होने में ही निहित होता है, जो प्रभावी रूप में संप्रेषण से जुड़ी आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं से अंकुरित होता है। कथ्यों एवं अनुभूतियों को प्रभावी बनाने और प्रभावी रूप में ही संप्रेषित करने में कुछ प्रक्रियाओं का योगदान होता है, जो सामान्यतः एक दूसरे से संबंधित होती हैं और अंततः समेकित होकर लघु कथा की रचना प्रक्रिया का हिस्सा भी बनती हैं। नेपथ्य की निर्मिति इन्हीं में से एक प्रक्रिया है। लघु कथा के अपना रूपाकार ग्रहण करने के दौरान विभिन्न रचनागत आवश्यकताओं के दृष्टिगत रचनाकार अपने कौशल से कुछ कथ्य, तथ्य, दृश्य, पात्र आदि की उपस्थिति को वास्तविक से सांकेतिक या आभासी उपस्थिति में बदलकर उनके ध्वन्यार्थों को संप्रेषित करता है। दूसरे शब्दों में सांकेतिकता के माध्यम से प्रत्यक्ष वर्णनीय या कथनीय को अनकहे में बदलकर उसके ध्वन्यार्थों को संप्रेषित करने की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। यही नेपथ्य के निर्मित की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में लेखक के मन में कहीं न कहीं कथा में आवश्यक के स्वीकार और अनावश्यक के अस्वीकार के साथ लघु कथा की विधागत आवश्यकताओं से जुड़ा मंथन भी चल रहा हो सकता है। निश्चित रूप से लघु कथा की प्रभावी सर्जना में नेपथ्य का उपयोग आवश्यक और महत्वपूर्ण होता है, किंतु इस पर पर्याप्त चर्चा नहीं हुई है। लघु कथाकार आवश्यक रूप से इस पर चिंतन मनन करेंगे तो कुछ और भी बातें निकल कर आएंगी। समकालीन लघु कथा को निरंतर गतिशील, उसके फलक को व्यापक बनाने और उसकी सूक्ष्मता को विस्तार देने में नेपथ्य सशक्त भूमिका का निर्वाह कर सकता है। मुझे लगता है
कि सूक्ष्मता में विस्तार से लघुआकार में कथा की पूर्णता को सुगठित किया जा सकता है। जीवन में बहुत सारे ऐसे जटिल परिवर्तन आ रहे हैं जिन्हें उनकी प्रकृति और भाषागत कारणों से लघु कथा में लाना मुश्किल होता है, किंतु रचनाकार कुशलतापूर्वक रचे गए नेपथ्य के माध्यम से उन्हें लघु कथा में ला सकता है। इससे लघु कथा में गतिशीलता बढ़ेगी। लघु कथा के बारे में जो अनिवार्यतः एकांगी होने की बात की जाती है, उसके संदर्भ में लघु कथा के फलक को व्यापक बनाने में एकाधिक नेपथ्य का प्रयोग किया जा सकता है। आशा है आने वाले समय में लघु कथा में नेपथ्य पर पर्याप्त चिंतन मनन होगा और चर्चा भी। तो यह था समकालीन लघु कथा की रचना प्रक्रिया में नेपथ्य की निर्मिति, स्वरूप एवं महत्व विषय पर मेरा आलेख। इसी के साथ वर्ष भर की तमाम सुंदर और भावनात्मक स्मृतियों को सहेजते हुए हम लेते हैं आपसे विदा। एक बार पुनः आप सबका आभार। समकालीन लघु कथा स्वर्ण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार मित्रों।